वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब और आज फंस गए ट्रैफिक में रोहन दुआ साहब पहुंच गए हमारे सेट पर। स्वागत है रोहन आपका भी। आप वैसे तो हम एक राउंड अंतर्राष्ट्रीय बात कर चुके हैं दुनिया की, अब जरा हम फिर से एक बार जरा विदेश नीति की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पहली स्टेट विजिट पर जा रहे हैं, रशिया गए हैं। अभी इससे पहले वो एक और मल्टीलैटरल फोरम पर गए थे, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है किसी भी, और ये केवल भारत में नहीं, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में, चुनाव के बाद आपका जीता हुआ नेता वो पहली यात्रा कहाँ की करता है, इसका बड़ा सिंबलिज्म होता है। इसका विदेश नीति जानने वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये चुनाव आप करते हैं कि मुझे इस वक्त क्या संदेश देना है, किस देश में जाकर के दुनिया को क्या बताना है। तो नरेंद्र मोदी या उनकी टीम ने चुना है रशिया को। इससे पहले, वरना आप देखिए पहले क्या होता था, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता था। जो पहली विजिट हुआ करती थी, या तो भूटान जाता था कोई, या तो कोई नेपाल जाता था, श्रीलंका जाता था, अपने पड़ोसी देशों में जाते थे। नरेंद्र मोदी इस बार रशिया गए। तो रशिया क्यों गए हैं, रशिया जाने का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष बड़े मजे ले रहा है इस पर, आपको भी लगेगा। ये ऐसी, मतलब ऐसे ही नहीं कि वो सरसरी खबर है। इस पर बाकायदा बयान दिया गया है कि भाई मोदी जी रशिया जा रहे हैं, क्या वजह है? पुतिन साहब से कुछ ठंडा मामला हो गया क्या? मतलब दोस्ती में कुछ ठंडाई आ गई है क्या? पहले तो बड़ा दावा किया जाता था ना, मोदी पुतिन दोस्त है। अच्छा, याद कीजिए आप, इलेक्शंस के बीच में, इलेक्शन से जस्ट पहले व्लादिमीर पुतिन का, चीन के राष्ट्रपति का एक बयान नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत चला था। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं, और नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जिसको आप झुका नहीं सकते, जिसको आप अपनी दबाव में नहीं ला सकते, दबाव में नहीं आता। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा था। तो उस वक्त बड़ा इसको चलाया गया था। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में भी एक बात बहुत डिबेट चली थी। इन्होंने कहा था ये युद्ध का युग नहीं है, बुद्ध का युग है। ये बुद्ध का समय, युद्ध का युग नहीं, का समय नहीं, ये बुद्ध का समय है। हाँ, तो और उसमें ये भी कुछ लोगों ने कहा कि शायद नरेंद्र मोदी कोई भूमिका अदा कर सकते थे, क्या या की होगी मुझे नहीं पता, कि कुछ यूक्रेन और रूस के बीच में कुछ शांति वार्ता वगैरह की। बहरहाल, तो अब ये रूस की यात्रा पर हम लोग अभी जरा पहले चर्चा करेंगे। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और विदेश नीति के जानकार, हमारे जो सहयोगी हैं मनीष प्रसाद, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो मोदी जी की रूस यात्रा को लेकर क्या बात कह रहे हैं, कैसे मजे ले रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इस पर। देखिए, मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई। और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? और देखिए, बीजेपी ने भी इस बात को पिछले 10 वर्षों के अंदर विदेश नीति को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर हैं। नरेंद्र मोदी का प्रभाव दुनिया भर के नेताओं, देशों के बीच में है। इस बात को G20 जो समिट हुआ भारत में, उसको बहुत ग्रैंड लेवल पर किया गया था। तो ये सारी बातें थी। अब एक बार जरा मनीष प्रसाद के पास हम जाना चाहते हैं। मनीष, रूस क्यों, रशिया क्यों? और कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि भाई मनमोहन सिंह 16 बार मिले 10 साल में, मोदी जी 11 बार मिले हैं, क्या मामला कुछ ठंडा हो गया है रूस के साथ, पुतिन के साथ? देखिए, तो इंटरप्रिटेशन की बात है। आप अब सीधा स्ट्रेटेजिक तौर पे समझिए, रशिया इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो टॉप 5 कंट्रीज थी, उनसे वो, जिसे आप बिग 5 कह लीजिए, उनसे मुलाकात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, G7 में मुलाकात की। लेकिन रशिया से के पास जाकर रशिया से मिलना, ये सांकेतिक तौर पर, खासतौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको, चाइना को और एक साथ पाकिस्तान को, ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो ये हर कोई जानता है कि भारतीय सैन्य व्यवस्था में डिपेंडेंसी रशिया के लिए बहुत ज्यादा है, रशिया के साथ बहुत ज्यादा है। अमेरिका के साथ जो जब नजदीकियां बढ़ी तो ऐसा लगा कि रशिया पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ जो है काफी ज्यादा क्लोज हो रहा है एक उस समय। और फिर उसके बाद जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस दौरान भारत ही एक ऐसा देश था जो कि साफ तौर पर रशिया के सपोर्ट में था और यूक्रेन के साथ देते हुए भी रशिया को सपोर्ट कर रहा था, और हम उनसे जो फ्यूल या गैस वो सब चीजें ले रहे थे। अब बात आती है डिफेंस और स्ट्रेटेजी की
इसी को देखते हुए खासतौर पे चाहे चाबहार पोर्ट पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो गल्फ कंट्रीज है उनके साथ इंक्लिनेशन हो, इन सब में कहीं से भी रशिया को हमें पीछे नहीं छोड़ना था। और यही वजह है कि पहली विजिट सबसे इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि मी-17 V5 हो, टैंक्स हो या S-400 जैसे डिफेंस स्ट्रेटेजिक जो वेपन्स इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म है वो सब रशिया से आते हैं। हाल ही ठीक है में मनीष, अब एक चीज मैं आपको रोक रहा हूं, एक जो ट्रेंड है वो भी बरकरार है इस बार। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछले जो हमने कुछ वर्षों में ऐसा देखा है, जाते हैं तो यहां से कोई एक चीज उछाली जाती है कि भाई देखो क्या हो। अब ये जब रूस गए हैं तो मुद्दा उछाल दिया गया है कि चीन सीमा पर, LAC पर फिर कुछ हिमाकत कर रहा है। दरअसल एक खबर आई, एक अखबार ने एक खबर छापी, उसमें जो है वो सैटेलाइट इमेजेस जो है रूस के किसी माफ कीजिएगा अमेरिका के किसी कोई सैटेलाइट इमेज वहां की संस्था ने ली है। उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो पैंगोंग लेक है, हमारा लद्दाख में गलवान में झगड़ा हुआ उनके साथ, उसके बाद पैंगोंग लेक पर हम यहाँ पर वो यहाँ पर, उसमें बहुत बवाल हुआ कि भाई हम जहाँ तक जाते थे हम नहीं जा पा रहे हैं, उन्होंने पक्की सड़क बना ली है। फिर अब जो नई खबर आई वो ये कह रही है कि जहाँ पर उनका मिलिट्री बेस है पहले से है, वहाँ पर उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर बना लिए हैं, वहाँ पर वो बड़े बड़े हथियारों को रखने के लिए उन्होंने बड़े बड़े शेल्टर बना दिए हैं। तो वहाँ वो बहुत तैयारी कर रहा है चीन। और इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं क्या हुआ मोदी जी की चीनी गारंटी का, मोदी जी की चाइनीज गारंटी का। मैं आपको बता रहा था, उन्होंने लिखा है कि इन्होंने जैसे चीन में बड़े वो जो ब्लाइंडर लगा लेते हैं बस वो लगा लिए, चीन पर मुंह नहीं खोलेंगे मोदी, कुछ नहीं बोलेंगे चीन के ऊपर। ये उनका ट्वीट है जो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है कि क्लीन चिट दे दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब देखिए फिर चाइना कुछ वहां पर कर रहा है। क्या कर रही है हमारी सरकार, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पहले एक बार इस पर भी मैं मनीष का रिएक्शन चाहता हूं, क्या है इस खबर की हकीकत क्या है मनीष, कहां ये बताया जा रहा है कि चीन ने कुछ बड़ा कुछ तैयारी कर ली है। सौरभ, ये जो खुरनाक फोर्ट और शिंजाब की जो तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं, ये चीन का एरिया है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दूसरी तरफ, जहां पे चीन का कंपनी ऑपरेटिंग बेस और साथ में बटालियन हेडक्वार्टर है। ऑर्डर ऑफ बैटल, जिसे ऑर्बिट प्लान कहते हैं, साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि चाइनीज PLA का ऑलरेडी वहां पे एक बहुत अच्छा नहीं मनीष प्लीज एक सेकंड, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। आपने कहा ये पहले से चीन के ऑक्यूपेशन में है जमीन, जहां आपने कहा यहां उसका मिलिट्री बेस है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं हाउ कैन चाइना बिल्ड अ मिलिट्री बेस नियर पैंगोंग सो ऑन अ लैंड विच वाज अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन अंटिल May 2020। वो तो ये कह रहे हैं कि 2020 तक ये जमीन हमारी थी और 2020 के बाद यहां चाइना ने मिलिट्री बेस बना लिया। ये देखिए, ये जो थॉट्स और खासतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत सारे ऐसे कई ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड जो कि उनके लिए उनको समझा सकते हैं, लेकिन साधारणतः मैं आपको साधारण शब्दों में समझा दूं जो मल्लिका खड़गे उनको भी समझना बहुत जरूरी है। खुरनाक फोर्ट और शिरजाप एरिया फिंगर 8 से दूसरी तरफ है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ चीनी इलाका है जहां पर उनका बेस है। इसमें एक और सवाल पूछा गया कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। सौरभ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले ये हमारी ये पहले से चीनी टेरिटरी है, क्लियर। ये टेरिटरी पहले से चीन की है, ऐसा नहीं कि हमारी थी उसने छीन ली। बिल्कुल सही बात है। और अप्रैल 2020 का जब फेस ऑफ हुआ था उस दौरान भी और उससे पहले भी 1962 में भी और उससे पहले भी एक जो खुरनाक फोर्ट और शिंजाब का जो एरिया है वो चाइनीज डोमिनेशन के अंदर था। और ऐसा नहीं कि फेस ऑफ के बाद चाइनीज PLA आगे की तरफ आ गया, फिंगर 8 को डोमिनेट करते हुए फिंगर 4 पर आ गया और फिर उसके बाद ये शिंजाब पर उसने बनाया, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए, लेकिन हम आपको ये बता दें कि पेंगोंगसो का जो पूरा एरिया करीबन 135 किलोमीटर के लगभग का जो पेंगोंगसो है, जिसमें से 45 किलोमीटर भारतीय एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और उसके बाद चाइनीज एरिया आता है। लेकिन इसमें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक तो भारतीय सेना का डोमिनेशन अभी भी बिल्कुल वैसी है। फिंगर 8 के बाहर, यानी जो ये शिंजाप और खुरनाक फोर्ट का एरिया, यहां पर उनका डिप्लॉयमेंट है। ऑलराइट, ठीक। मनीष यहीं पर अभी आप, मुझे मालूम है आप ये आगे बताएंगे कि हमारी वहां क्या तैयारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना है। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने झूठ बोला रोहन? नहीं, मैं बताता हूं सौरभ, जो क्या नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये इस जगह पर उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बनाया जो 2020 तक हमारी जमीन थी। सौरभ, मैं दो चीजें बता रहा हूं। मेरे को नहीं पता कि झूठ बोला, कहां तक बोला, क्या नहीं बोला, लेकिन जो शब्दावली यूज करी है कि May 2020 से पहले वो हमारे पास में था, डिस्प्यूट तो वहीं पे हो रही थी। और 2013 के मैप्स बता रहे हैं, 2013 के मैप्स हैं कि वहां पे चीनी सड़कें उस समय भी बन रही थी। जो बेस की बात हो रही है,
जो बात कर रहे हैं मनीष की फिंगर 1 से फिंगर 4 तक का जो एरिया है वो आज भी इंडिया के डोमिनेशन में है। मसला जो है वो सिर्फ फिंगर 8 से लेके पैंगोंग के उस पार तक है कि चाइनीज टेरिटरी कितनी ऑक्यूपाई करने के लिए वो आगे आए थे। तो जब 2020 में गलवान हुआ, मैं आपको ये भी बता दूं, गलवान के समय भी पीएलए एंटर करी थी सिर्फ वहां पे ऑक्यूपेशन करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो रिट्रीट कर गई थी। रिट्रीटमेंट को लेके ही 16 बारी जो कमांडर्स हमारी मुलाकातें हुई हैं उसमें ये मुद्दे डिस्कस हुए हैं। तो ऑक्यूपेशन नहीं हुई है कभी भी, कंस्ट्रक्शन तो 2013 से पहले भी चल रही थी। ये नहीं है कि कोई आज 2013 के बाद में और 2020 के बाद में कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन हुई है। वो सिर्फ ये है। तो कैसे कैसे कह सकते हैं, मतलब ऐसे सेंसिटिव मामले पर आपका प्राइम मिनिस्टर अभी विदेश दौरे पर जा रहा है, आपकी मेन अपोजिशन पार्टी का नेता ये कह रहा है कि चाइना ने उस जमीन पर मिलिट्री बेस बना लिया जो 2020 तक हमारी थी, और आगे दोबारा लिख रहे हैं चाइना कंटिन्यूज टू बी बेलिजरेंट ऑन ऑक्यूपाइंग आवर टेरिटरी एंड कंस्ट्रक्टिंग अ मिलिट्री बेस एट सिरिजाप, जो हमारे डिफेंस एडिटर कह रहे हैं कि पहले से चीन के पास था, रिपोर्टेडली अ लैंड दैट वाज अंडर इंडियन कंट्रोल। वो कह रहे हैं रिपोर्टेडली अ लैंड अंडर इंडियन कंट्रोल, उस पर बेस बना लिया चीन ने। देखिए, मुझे लगता है कि इस राजनीति को देश के लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, और मतलब उसकी प्रतिक्रिया का तरीका लोकतंत्र में कैसे होगा ये जनता को तय करना चाहिए। जब गलवान हुआ था तब बाकायदा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सभी पार्टियों को, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस वक्त सदन में डिटेल में बताया था कि 1948 के बाद से भारत की क्या क्या स्थिति रही है, कब कब कहां हुआ, किस समय कौन सी जमीन गई, और आज हम कहां खड़े हैं, क्या कोई स्थिति है। इतने दौर की बात हो गई, आज तक भारत पीछे हटने को अगर तैयार होता तो शायद वो बातचीत अब तक कोर कमांडर की खत्म हो चुकी थी। और क्या अगर चीन अपने यहां बंकर बनाने लगे, सड़क बनाने लगे, तो क्या भारत को आक्रमण कर देना चाहिए क्या? कैसी बात कर रहे हैं खड़गे जी? मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की राजनीति में तब से हैं जब से एक तरह से कहें कि जितने विवाद हम चीन के साथ देखते रहे उस सब के समय हो रहे हैं, मतलब किसी न किसी भूमिका में रहे, छोटी बड़ी भूमिका में राजनीति में। उनको तो अवश्य पता होगा, जब वो देश के सामने ऐसा झूठ बोलते हैं। प्रियंका गांधी का समझ में आता है, प्रियंका वाड्रा अभी किसी राजनीति में उस तरह से है नहीं, उनको हो सकता है जानकारी ना हो, खड़गे जी ने पोस्ट किया, उन्होंने भी कर दिया। यहां जाकर यह संदेह होता है कि आखिर आप किसका पक्ष मजबूत करना चाहते हैं। इससे तो चाइनीज पक्ष मजबूत होगा ना। और सौरभ, अब अगर चीन ये झूठ है, क्लियर झूठ है। अब मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता है। सौरभ, मैं आपको एक बात बताऊं, और अगर मैं इसको एक लाइन और जोड़ दूं, अगर सचमुच चीन में जरा सा भी लोकतंत्र होता ना, तो आप समझिए कि वहां तो पागलपन के दौरे पड़ रहे होते विपक्षी नेताओं को, क्योंकि भारत ने करीब करीब 4000 किलोमीटर सड़कें बना ली। भारत ने बेस ऐसे तैयार कर लिए जहां से ये इसको नहीं, इसी को दिखाकर खड़गे जी कह रहे हैं ये वो सैटेलाइट इमेज है। मैं वही कह रहा हूं, ऐसी इमेज जो आती है आप उसको ये बता के नहीं कह सकते। अगर वो भारत के कब्जे में कोई ऐसी इमेज भी बता दीजिए कि वहां भारतीय सेना का कब्जा था, भारतीय सेना वहां जाती थी और तब ये बदल गया है। मुझे लगता है कम से कम इन मसलों में, ये भारत की सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, इसमें कांग्रेस को जिम्मेदार विपक्ष की तरह रोल, और यहीं जाकर ये सवाल भी खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी बदले हैं सचमुच क्या? नहीं, और इसमें मैं ये बड़ा सवाल है। नहीं, एक चीज और मैं ऐड कर दूंगी। वो खबर मैंने पढ़ी उस अखबार की, जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, उसमें कहीं ये क्लेम नहीं किया गया है कि दिस टेरिटरी वाज अंडर इंडियन कंट्रोल। उसमें ये लिखा है, कहीं नहीं लिखा उसमें। नहीं, उसमें जो लिखा है वो देखिए ना। हाँ। ये नहीं लिखा कि इंडिया कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने साफ लिखा है आर क्लेम्ड बाय इंडिया एंड लोकेटेड अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम द एलएसी। क्लेम्ड बाय इंडिया में और अंडर इंडियन कंट्रोल में बहुत अंतर है। 5 किलोमीटर ऑफ एलएसी है। नो, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, खड़गे साहब की ट्वीट का पहला लाइन क्या है? हाउ कैन चाइना बिल्ड अ मिलिट्री बेस ऑन अ लैंड व्हिच वाज अंडर इंडियन मैं कह रहा हूं अखबार ने भी वो नहीं छापा है। नहीं छापा। तो खड़गे साहब किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये इंडियन अखबार ने लिखा है कि 5 किलोमीटर फ्रॉम एलएसी। खड़गे कह रहे हैं ये इंडियन ऑक्यूपेशन में था। नहीं सौरभ, तब तो सीधा सा मतलब हुआ कि सवाल ही नहीं उठता कि वो भारत के कब्जे में था। लेकिन मतलब वो किस रेफरेंस में क्या बात कर रहे हैं, कहां से उनको आया, जैसे रोहन ने भी बात की, उनके पास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बात के रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन ये तो सच ही है कि भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, और इतनी करीब करीब 1.5 दर्जन 2 दर्जन मीटिंग्स हमारी कमांडर्स के साथ हो गई, इस इलेक्शन से पहले भी लगातार होती रही थी, और अभी हम कोई रास्ते के मतलब समाधान के रास्ते तक नहीं पहुंचे हैं। सर मैं सॉरी इंटरवीन कर रहा हूं, सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतनी हल्की खबर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ये देश को ये कह रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष मत बोलिए उन्हें, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, तो वो और ज्यादा महत्वपूर्ण, और ज्यादा महत्वपूर्ण। वो देश को ये कह रहे हैं कि चाइना ने 2020 के बाद आपकी 2020 के बाद आपकी जमीन कब्जा की और वहां मिलिट्री बेस बना लिया। वो जो इस खबर के रेफरेंस में कह रहे हैं, वो खबर भी ये नहीं कह रही है। ये विशुद्ध झूठ अगर इस तरह से राजनीतिक दल बोलेंगे, मैं फिर कह रहा हूं,
आप राजनीति करिए, लेकिन लगातार आप डोकलाम के वक्त, गलवान के वक्त, अरुणाचल में, सिक्किम में राहुल गांधी यहां तक बोल जाते हैं कि हमारी सेना पिट गई। मतलब कमाल की बात है। और जब यह खबर आई कि हमारे एक एकदम नौजवान कैप्टन ने कैसे मार के गिरा दिया चाइनीज सैनिक को, उस रिपोर्ट का जिक्र कांग्रेस ने ये कभी नहीं कैसे किया। कह सकते हैं भाई? मतलब विचित्र है। हालांकि मैं तो कह रहा हूं ना कि इसमें खबर में भी वो लिखा हुआ है, खबर उस तरह से नहीं है जिसको आप अलग तरीके से बता रहे हैं। मतलब खरगे साहब बता रहे हैं, खरगे में खबर में भी ये नहीं कहा गया। खबर में कहा गया कि 5 किलोमीटर LAC है। मुझे लगता है विदेश मंत्रालय उस पर अपनी ज्यादा सफाई दे सकता है कि किस तरह से क्या बात हुई। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री रशिया की विजिट पर हूं, उसका भी एक रेफरेंस है ना। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जब उसी वो वक्त, उसी वक्त। उसी 1-on-1 मीटिंग जब प्रधानमंत्री की पुतिन के साथ हो रही हो, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस पर बात हो रही हो, उस समय चाइना से जुड़ी हुई खबर को इस तरह से प्रेजेंट करना कितना सच है कितना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। कांग्रेस पार्टी के नेता से मैं समझता हूँ LOP बड़ी बात है, क्योंकि आप वो दबाव में ला रहे हो ना अपने दबाव में ला रहे हो, प्रधानमंत्री तो को। उसको देखना कि चाहिए। और तुम रशिया के नेता से देश मिलने जा रहे हो, का यहाँ पक्ष तुम्हारी जमीन कमजोर, कब्जा ली है। देश का पक्ष कमजोर कर रहे हैं, एक वो लाइन उस में। रेफरेंस की बात कर रहा हूँ कि उस समीर जी कैसे देखिए, मुझे लगता है झूठ कि- बोला, क्या किया खड़गे साहब ने? नहीं, मुझे लगता है कि जब सीमा विवाद का मामला हो, अपने पड़ोसी देश के साथ जब कोई तनाव का मामला हो, तो किसी भी विपक्ष को एक जिम्मेदार के रूप में सरकार का और सेना का साथ देना चाहिए। इस समय यह माहौल क्रिएट कर देना कि देश कमजोर है, सेना कमजोर है, सेना ने अपनी जमीन चाइना को दे दी और सेना इस मामले में कोई बयान नहीं दे रहा है और सरकार इस मामले में लेकर लापरवाही बरत रही है, सरकार सच्चाई सामने नहीं ला रही, मुझे लग रहा है ये गलत है। सेना इस मामले में पहले बयान दे चुके, कई बार सरकार का पक्ष आ चुका है, रक्षा मंत्रालय का इसमें कई बार पहले भी बयान आ चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस समय जो कहा है, मुझे लग रहा है उन्हें इससे बचना चाहिए था। देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सीमा का मामला है, इस समय अगर हम सेना पर भरोसा उन्हें ज्यादा करना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस का मुझे लगता है लगातार जिस तरीके से सेना के ऊपर हमला रहा है ना, सीमा को लेकर कहा है, सेना एक बयान देती है, कांग्रेस एक बयान देती है, रक्षा मंत्रालय का एक बयान आता है, कांग्रेस का एक बयान आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस एक बयान देती है, उसका खंडन देश की सेना करती है। मुझे लग रहा है देश की राजनीति में यह सब ठीक है, लेकिन विदेश के मामले में दूसरे देश क्या सोचते होंगे कि इनकी देश की पार्टियां भी इस तरह का बयान देती है। सवाल इस मामले में मुझे भी लगता हो सवाल उनके लिए, तो ये सवाल उन्हें सीधे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में के पूछिए लेटर ना। में लिखना चाहिए या पार्लियामेंट में पूछना चाहिए, आप विदेश किस मंत्री से तरीके पूछ से- ले कि भाई बिल्कुल। एक लेटर लिखे विदेश मंत्री को कि वही ये है। बात है, देश का पक्ष क्या है, कमजोर इस पर करना पक्ष मुझे लग रखें। रहा है यह ठीक नहीं है। जो आप क्लेम कर रहे हैं वो बड़ा विस्फोटक है, बहुत बड़ी बात है जो आप खड़गे साहब क्लेम कर रहे हैं, और वो पब्लिक नॉलेज के हिसाब से झूठ है। मतलब ये पब्लिक नॉलेज है कि वो जमीन हम वहां तक कभी थे ही नहीं, हम उस जगह पे कभी नहीं थे, आप वो बात कह रहे हो। एक चीज मैं मतलब मनीष को लाना चाहता हूं दोबारा चर्चा में। ये तो हमने क्लियर कर दिया इस बात को कि खड़गे साहब जो बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मनीष ने आपको बताया। ये कई बार वहां जा चुके हैं, उस पूरे इलाके में बहुत बार इन्होंने जाकर के रिपोर्टिंग की। अभी मार्च में भी मनीष वहां पर गए थे, वहां से इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजी थी। मैं कोशिश कर रहा था वो निकाल के हम लोग आपको दिखा दें, वो नहीं आ पाई अभी हमारे पास। लेकिन ये भी तो बात हो, अच्छा चीन वहां अपने मतलब जहां उसका कब्जा है चीन, वहां वो अपनी तैयारी कर रहा है, अपनी सैनिक सारो सामान बढ़ा रहा है, तो हम क्या सोए हुए हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? अब मनीष आपको बताएंगे इंडियन साइड पर क्या हुआ है, बताइए मनीष। अच्छा सौरभ, पहले तो एक और थोड़ा सा जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है उस पे उन्होंने जिस शिरजाब का या खुरनाक फोर्ट का जिक्र किया है, मुझे लगता है उनको अपने ही लोगों से पूछना चाहिए कि 1998 में खुरनाक फोर्ट किसके पास था और कहां था, और 1962 से पहले शिरजाब का जो एरिया है वो किधर था। अब बात आती है डेवलपमेंट की। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरे लद्दाख में 826 किलोमीटर की है सौरभ। इस 826 किलोमीटर में भारतीय सेना ने और भारत ने, खासतौर पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कुल मिला के 2500 से भी 2500 करोड़ हजार, मतलब आप ये समझ लीजिए 2500 करोड़ से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट पिछले 2 सालों में किया है, और 2500 करोड़ के लगभग का। और उसके साथ साथ जो हमें ऑफिशियल जानकारी जो हमारे पास है, पहले मैं वो बता दूं कि 76 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी न्योमा में, और उसे तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा 22 स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, 54 ब्रिजेस हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हाल ही के दिनों में चुशूल, डोंगटी, फुक्शे और डेमचौक रोड जो तैयार हो रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक रोड है। 826 किलोमीटर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तक पहुंच जाना, जो कि महज 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर भी है, ये भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, भारत सरकार कर रहा है। एक और बात,
फॉर्मर डीजी थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, उनसे हमने बात की, और अभी के जो बीआरओ के ऑफिसर्स हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कंपैरिजन किया। वो कंपैरिजन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2008 में ये जो बीआरओ का प्रोजेक्ट का बजट था ये करीबन 3000 करोड़ के लगभग का था। 2017 में जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो इसको इंक्रीज किया गया, 2014 से लेकर 17 के बीच में इसको इंक्रीज किया, और इस समय ये करीबन 12,000 करोड़ से ज्यादा का लगभग का है, और ये 15,000 से 17,000 करोड़ के बीच का है। तो आप समझ लीजिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब बात फिर से लद्दाख की, ईस्टर्न लद्दाख का ये एरिया, खासतौर पर पेंगोंग, मेरे पास बस 30 सेकंड है, प्लीज। त्रिशूल है, उसके अलावा डेप्सांग, डेमचौक। तो सौरभ, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो खड़गे साहब हैं वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स के साथ वो क्लियर पिक्चर नहीं बता रहे हैं, और भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी चाहे अंडरग्राउंड टनल्स हो या फिर उसके अलावा जो एम्यूनिशन डंप हो या फिर जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं उसको पूरी तरीके से तैयार करके 50,000 से भी ज्यादा जो हमारे जवान हैं मरीज हम वो आपकी रिपोर्ट निकालवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ गई तो हम आज वो रिपोर्ट दिखाएंगे कि लद्दाख में भारत क्या कर रहा है, भारत की सेना क्या कर रही है, और हमारी संगठन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है।